Good morning, students. Myself Satish Karda welcomes all of you in my channel Ultimate Science। और बच्चे आज हम लेके आए हैं क्लास 10th पार्ट 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसका पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रकारात्मक समूह, जिसे हम फंक्शन ग्रुप भी बोलते हैं। दूसरा है समझाती श्रेणी, जिसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और तीसरा है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम बनाना। ठीक है, अब हम इन तीनों टॉपिक्स को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकारात्मक समूह। बच्चे अब पढ़ रहे हैं हम प्रकारात्मक समूह होता क्या है प्रकारात्मक समूह? किसी तत्व का एक परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित करते हैं। हम जानते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं, और यदि हम उन हाइड्रोजन तत्व के परमाणु को हटाकर उनकी बजाय किसी तत्व का एक परमाणु रखते हैं या अन्य तत्वों के परमाणुओं का समूह रखते, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हमारे पास प्रकारात्मक समूह। क्या बोलते हैं इसे? प्रकारात्मक समूह। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? फंक्शन ग्रुप। क्लियर? ओके। अब ये प्रकारात्मक समूह क्या करेगा? यह उस कार्बनिक यौगिक को कुछ विशेष गुण प्रदान करता है कि उसके अंदर कुछ अलग गुण आ जाएंगे। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कोई प्रकारात्मक समूह पाया जाता है, तो यह कार्बनिक यौगिकों के एक विशेष परिवार को प्रदर्शित करता है। अर्थात हर फंक्शन ग्रुप एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली को प्रदर्शित करेगा कि यदि ये प्रकारात्मक समूह अवेलेबल है तो इसका कार्बनिक यौगिक इस परिवार से संबंधित है, और यदि दूसरा है तो वो दूसरे परिवार से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे प्रकारात्मक समूह के उदाहरण और वो किन किन परिवारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए बेटा, प्रकारात्मक समूह का सूत्र और कार्बनिक यौगिकों का परिवार। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है 4 प्रकारात्मक समूह दिख रहे हैं, FCl, Br, I। F क्या है? फ्लोरीन। Cl क्या है? क्लोरीन। Br क्या है? ब्रोमीन। I क्या है? आयोडीन। ये सब जो है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1 मिनट। ये जो सभी हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं हमारे पास? ये सभी हेलोजन परिवार को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर? कि जब ये चारों प्रकारात्मक समूह हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक का परिवार कैसा है? कार्बनिक यौगिक हेलोजन परिवार से संबंधित है। अगला प्रकारात्मक समूह है OH। कौन सा है? OH। आप देखेंगे OH। यदि OH प्रकारात्मक समूह है तो यह अल्कोहल परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है CHO। CHO को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देख सकते हैं, या फिर हम इसे ओपन करें तो ये CHO ऐसे लिखा जाता है, एक लाइन, फिर ये C, ऊपर डबल बॉन्ड O और फिर H। ये है CHO। CHO एल्डिहाइड परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है CO। CO को देख रहे हैं हम, CO कैसे है हमारे पास? देख सकते हैं CO, ये C है, द्विया बंध O, ये दोनों साइड लाइन जा रही है, यानी कि दो कार्बन के दोनों तरफ एक अलग काला बंध है और ऊपर की तरफ द्विया बंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ये CO, यह कीटोन परिवार को प्रदर्शित कर रहा है, कीटोन परिवार को। अगला है COOH। ठीक है, COOH जरा आप देखिएगा, यह है लास्ट में COH। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लाइन डाल के C, द्विया बंध O और ये फिर OH। COH यह कार्बोक्सिलिक कमल परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से ये सभी हमारे पास क्या है? प्रकारात्मक समूह। आप देख सकते हैं FCl, Br, I, ये सभी हेलोजन परिवार को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला है OH। OH अल्कोहल परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है CHO एल्डिहाइड परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है CO कीटोन परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अगला COH, यह कार्बोक्सिलिक कमल परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये सभी क्या है हमारे पास? प्रकारात्मक समूह। ये सभी क्या है हमारे पास? प्रकारात्मक समूह, और ये है कार्बनिक यौगिकों का परिवार। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे पास समजातीय श्रेणी। क्या होता है समजातीय श्रेणी? इसे हम दूसरे नाम होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। क्या होती है समजातीय श्रेणी? ध्यान से समझिएगा।
कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी विशेष श्रेणी जिसमें यौगिकों में निम्नलिखित गुण पाए जाएं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब समजातीय श्रेणी में आएंगे क्या? कार्बनिक यौगिक, उनकी एक श्रेणी होगी, उनका एक समूह होगा। अब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? पहली बात, नंबर 1, इस श्रेणी में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों का सामान्य रासायनिक सूत्र एक समान होता है। यानी कि इस श्रेणी में यदि हमारे पास 4 यौगिक हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी यौगिक हैं, उन सब का सामान्य रासायनिक सूत्र एक जैसा होना चाहिए, सभी का एक समान होना चाहिए। दूसरी बात, इनमें एक जैसा प्रकारात्मक समूह पाया जाता है। यानी कि हमारे पास उस श्रेणी के अंदर जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उन सब में एक ही जैसा प्रकारात्मक समूह होगा। मान लो किसी कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में 5 यौगिक हैं और मान लो पहले वाले के साथ OH लगा है, तो यदि हमारे पास दूसरे वाले के साथ तीसरे, चौथे, पांचवें सभी के साथ OH है, तब हम उसे समजातीय श्रेणी कह सकते हैं। अगली चीज़, इस श्रेणी में पाए जाने वाले सभी यौगिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? इस श्रेणी में जितने भी यौगिक होंगे उन सब की रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। इसका मतलब वो सभी एक जैसी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट, इस श्रेणी में 2 लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र में CH2 समूह का अंतर होता है। हमने क्या देखना है? मान लो ये कार्बनिक यौगिक की श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है, उसके अंदर 6 यौगिक हैं, तो हमें कोई भी 2 लगातार, जैसे तीसरा और चौथा देख लिया या चौथा या पांचवा देख लिया, तो जब हम उनके आणविक सूत्र को कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो उनमें क्या है? 2 लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक समूह में CH2 समूह का अंतर होगा। और यदि उनके आणविक द्रव्यमान निकाले और उनके आणविक द्रव्यमान में 14 AMU, AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका अंतर होगा। मतलब रासायनिक सूत्र में तो CH2 समूह का अंतर है और आणविक द्रव्यमान में कितना है? 14 AMU का अंतर होता है। क्लियर? ये है हमारे पास किसके? समजातीय श्रेणी के अंदर पाए जाने वाले यौगिकों के गुण। अब हम करेंगे उदाहरण। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, समजातीय श्रेणी में क्या क्या गुण पाए जाएंगे यौगिकों में। पहला, सभी कार्बनिक यौगिकों का सामान्य रासायनिक सूत्र एक समान होगा। दूसरी बात, उनमें प्रकारात्मक समूह एक जैसा होगा। तीसरी बात, इस श्रेणी में पाए जाने वाले सभी यौगिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। चौथी बात, इस श्रेणी में 2 लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र में CH2 समूह का अंतर होगा और आणविक द्रव्यमान में 14 AMU यानी कि 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होगा। अब हम करेंगे उदाहरण। यहाँ मैं एक समजातीय श्रेणी दे रहा हूँ। आप जरा ऊपर हेडिंग देखेंगे, समजातीय श्रेणी। मैं अल्कोहल परिवार को प्रदर्शित करने वाली समजातीय श्रेणी दे रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है, हमारे पास यहाँ देखेंगे आप, क्या है हमारे पास? कार्बनिक यौगिक का रासायनिक नाम। दूसरा कॉलम है रासायनिक सूत्र, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है अल्कोहल परिवार का? CnH2n+1 और डॉट डाल के OH लिखा है, यानी कि OH प्रकारात्मक समूह इनके साथ जुड़ा है। अब हमने पढ़ा है, आपने पिछले वीडियो में अल्केन्स के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अल्केन। और उनका रासायनिक सूत्र क्या था? CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा थे। अब हमने क्या करा है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया है, तो रासायनिक सूत्र क्या रह गया हमारे पास? CnH2n+1, ठीक है, 1 रह गया है। अब हमने यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसकी जहाँ OH समूह लगाया है, OH प्रकारात्मक समूह, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा, CnH2n+2 था तो अल्केन, मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन को कर दिया, +1 रह गया, और वहाँ क्या लगा दिया मैंने? OH। यानी कि हमने क्या किया है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया है और उसके बजाय OH प्रकारात्मक समूह लगाया है। तो अब जरा देखिएगा इस श्रेणी में पाए जाने यौगिक। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैंने इस श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में, यहाँ 6 यौगिक लिए हैं। सबसे पहले का नाम है मैथनॉल, आप देख रहे हैं मैथनॉल, ठीक है। अगले का नाम एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। उसके बाद यदि देखेंगे हमारे पास पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ये सभी क्या हैं? इस श्रेणी में पाए जाने वाले यौगिकों के रासायनिक नाम। अब हम इनके सूत्रों की बात करें। मैथनॉल जो है, इसका रासायनिक सूत्र है CH3OH।
एथनॉल का है C2H5OH, प्रोपेनॉल का है C3H7OH, ब्यूटेनॉल का है C4H9OH, पेंटेनॉल का है C5H11OH और हेक्सेनॉल का है C6H13OH। एक बात ध्यान रखिएगा कि रासायनिक सूत्र कहाँ से आ रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इसमें याद करना है। जब हम इनके IUPAC नेम सीख लेंगे तब हम उसके बाद इनके रासायनिक सूत्र अपने आप से बना पाएंगे। ठीक है, अभी हमें याद रखना है मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH, एथनॉल का C2H5OH, प्रोपेनॉल का C3H7OH, ब्यूटेनॉल का C4H9OH, पेंटेनॉल का C5H11OH और हेक्सेनॉल का C6H13OH। अब जरा देखिएगा हमारे पास, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या ये समझाती श्रेणी है या नहीं है। जरा गुण देखेंगे। पहला गुण क्या था समझाती श्रेणी का, इस श्रेणी में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों का सामान्य रासायनिक सूत्र एक समान होता है। अब जरा हम ये देखें कि जो हमने उदाहरण लिया है, इस उदाहरण में जितने भी यौगिक लिए हैं, यदि हम देखें किसी को भी देख लें, मान लो मैं देख रहा हूँ C3H7OH, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 7 मतलब क्या हो गया, दुगने से एक ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 2 6 + 1 7। तो देखिएगा CnH2n+1 साथ में लगा है OH। अगले को देखिए C4 है, तो हाइड्रोजन क्या है, कार्बन यदि 4 परमाणु हैं कार्बन तत्व के, तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 4 4 2 8 + 1 9। तो C4 के साथ क्या है H9 है, यानी कि क्या है CnH2n+1 और साथ में क्या लगा है OH। आप देख रहे हैं सामान्य रासायनिक सूत्र मैंने क्या बताया था, सभी का क्या है हमारे पास सामान्य रासायनिक सूत्र सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है CnH2n+1 OH, यानी कि कार्बन तत्व के जितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन के दुगने से एक फालतू होगा, एक अधिक होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा शर्त क्या है, इनमें एक जैसा प्रकारात्मक समूह पाया जाता है, यानी कि समझाते श्रेणी में जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे सब में एक जैसा प्रकारात्मक समूह होगा। तो यदि हम यहाँ चेक करें इन सभी के अंदर सब में प्रकारात्मक समूह क्या है, पहले वाले में भी OH, दूसरे में भी OH, तीसरे में भी OH, चौथे में भी OH, पांचवें में भी OH, छठे में भी OH, यानी कि सभी में एक जैसा प्रकारात्मक समूह है। अगली बात, इस श्रेणी में पाए जाने वाले सभी यौगिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। रासायनिक गुण एक जैसे का मतलब क्या है, जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिएगा बेटा, जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं मेथनॉल करेगा वैसे ही एथनॉल करेगा, वैसे ही प्रोपेनॉल करेगा, वैसे ही ब्यूटेनॉल करेगा, वैसे ही पेंटेनॉल करेगा, वैसे ही हेक्सेनॉल करेगा। क्लियर, मतलब इन सब के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे, अर्थात ये सभी एक जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। चौथा पॉइंट, इस श्रेणी में दो लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक समूह सूत्र में CH2 समूह का अंतर होता है। अब हमने क्या देखना है, आपके पास इस श्रेणी का उदाहरण है, इस श्रेणी में कोई भी दो लगातार कार्बनिक यौगिक देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ, मैंने लिया, ये देखिएगा, पहला रासायनिक सूत्र एथनॉल है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है C2H5OH। अगला है हमारे पास प्रोपेनॉल, इसका रासायनिक सूत्र क्या है C3H7OH। जरा चेक कीजिएगा, पहले वाले में कार्बन के परमाणु कितने हैं 2, अब कार्बन तत्व के कितने परमाणु हैं 3, कार्बन 2 से 3 हुआ, कितने परमाणु का अंतर हुआ 1 परमाणु का, यानी कि C1 बढ़ गया। अब आगे देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं आपके सामने, हाइड्रोजन के यहाँ आप देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 5, यह हाइड्रोजन के कितने हैं 7, एथनॉल में 5, प्रोपेनॉल में 7, तो यानी कि हाइड्रोजन 5 से जब हमने 7 की तरफ गए तो कितने हाइड्रोजन बढ़े 2, H2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एथनॉल से प्रोपेनॉल की तरफ जा रहे हैं तो सूत्र क्या हो रहा है, C2H5OH से क्या बन रहा है C3H7OH, और इसमें कितना अंतर आ रहा है CH2। तो इस आप देख रहे हैं इस श्रेणी में दो लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र में CH2 समूह का अंतर होता है। लास्ट नियम, अगली बात आप देखिएगा, पांचवा क्या है, तथा वही पॉइंट आ रहा है, चौथा पॉइंट जो पढ़ रहे थे, इस श्रेणी में दो लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक समूह में CH2 समूह का अंतर होता है तथा उनके आणविक द्रव्यमान में, रासायनिक सूत्र में CH2 समूह का अंतर तथा उनके आणविक द्रव्यमान में 14 AMU का अंतर होता है।
अब हम ये देखेंगे कि दो लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में 14 AMU का अंतर है या नहीं है। अब जरा हम ये देखते हैं, हमने पहला यौगिक लिया ब्यूटेनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है C4H9OH। अगला हमने लिया पेंटेनॉल, उसका रासायनिक सूत्र क्या है C5H11OH। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यौगिकों का C4H9OH और अगला लेंगे C5H11OH, इनका क्या निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। आपने 9th क्लास में आणविक द्रव्यमान सीखा है। सबसे पहले देखिएगा आप, हम बात कर रहे हैं ब्यूटेनॉल का आणविक द्रव्यमान। ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है C4H9OH। इसमें कार्बन तत्व के कितने परमाणु हैं 4, तो 4 गुना में 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, प्लस हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु हैं 9, 9 गुना में 1, प्लस ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं 1, 1 गुना में 16, जमा हाइड्रोजन का फिर एक कितना परमाणु है 1, तो 1 गुना में 1। यदि हम इसे जमा करें 12 चौका 48 प्लस 9 1 9 प्लस 6 1 16 प्लस 1 1 1, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा 74 AMU, यानी कि 74 AMU। क्या आ जाएगा हमारे पास 74 AMU। ये किसका आणविक द्रव्यमान है C4H9OH का। अगला हमारे पास यौगिक है पेंटेनॉल, उसका रासायनिक सूत्र है C5H11OH, और जब हम इसका परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालते हैं 5 × 12 प्लस 11 × 1 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 1, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना है 88 AMU। AMU मीन परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब जरा आणविक द्रव्यमान में अंतर देखें, तो पेंटेनॉल में से ब्यूटेनॉल का आणविक द्रव्यमान घटाएं, 88 में से 74 गया तो कितना बचता है 14 AMU। क्या गया हमारे पास 14 AMU। तो आपने क्या देखा कि इस श्रेणी में दो लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र में तो CH2 समूह का अंतर होगा और आणविक द्रव्यमान में कितना है 14 AMU, यानी कि 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होगा। देख सकते हैं यहाँ देखा भी रखा है, आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना है C4H9OH से लेके C5H11OH तक जाते जाते, तो आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना है 14 AMU। तो इसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे समजातीय श्रेणी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। अब हमारे पास कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया है, हम उसका रासायनिक नाम या हम उसे कहीं IUPAC नाम कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा बेटा, किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय कुल 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण, हमारे पास किसी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाना आ जाए तो उसकी संरचना दी होगी, तो हम उसका नाम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या को गिना जाता है कि कार्बन परमाणु कुल कितने हैं। एक कार्बन परमाणु है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो आप देखिए उसके आधार पर वर्ड रूट का पता चलता है। आपको ये नाम याद रखने हैं वर्ड रूट, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या से क्या पता चलेगा वर्ड रूट, आप याद कीजिएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या और वर्ड रूट एक एक सारणी है। मान लो किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक परमाणु है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु संख्या यदि 1 है तो वर्ड रूट क्या होगा मेथ, क्या होगा मेथ। यदि 2 है तो क्या होगा एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो 1 मिनट। यदि 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेट्स। देखिएगा दोबारा दे सकते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या पता चलेगा वर्ड रूट। यदि कार्बन परमाणु सिर्फ 1 है तो वर्ड रूट क्या होगा मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है, एक परमाणु है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेट्स। ये हमारे पास पहला है, वर्ड रूट पता लगाया जाता है। अब दूसरा चरण क्या है, उसके बाद दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के बीच आबंधों का अवलोकन किया जाता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के जितने भी परमाणु हैं उनके बीच में कैसे आबंध हैं, एकल आबंध है, द्विआबंध है या त्रिआबंध है। और इससे प्राइमरी सफिक्स का पता चलता है। याद रखेंगे प्राइमरी सफिक्स, आबंधों से क्या पता चलेगा प्राइमरी सफिक्स, और कार्बन परमाणु की संख्या से क्या पता चलेगा वर्ड रूट। अब क्या होता है प्राइमरी सफिक्स जरा देखिएगा, आप देखिएगा मैंने बताया भी है। सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एकल आबंध हो। मान लो किसी कार्बनिक यौगिक में
आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं और यदि चारों के चारों कार्बन केवल एकल अबंध से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन। एन है एन। यदि 2 कार्बन परमाणु के बीच एक जहां द्विअबंध हो 2 कार्बन परमाणु के बीच में, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा उस समय? इन। अब आगे देखिएगा, 2 कार्बन परमाणु के बीच एक त्रियाबंध हो, ठीक है, 2 कार्बन परमाणु के बीच एक त्रियाबंध हो तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? आइन। ये दोबारा समझ लीजिएगा, आपने कार्बन परमाणु देखे, मान लो कार्बन परमाणु 4 हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, और आपने देखा उन चारों कार्बन परमाणुओं में केवल एकल अबंध है आपस में, यानी कि सभी कार्बन एकल अबंध से जुड़े हैं, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन। यदि 2 कार्बन परमाणु के बीच एक जहां द्विअबंध है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इन। और यदि 2 कार्बन परमाणु के बीच एक जहां त्रिअबंध है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? आइन। अब तीसरा चरण, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रकारात्मक समूह का अवलोकन करेंगे कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और उस प्रकारात्मक समूह के लिए उपयुक्त पूर्व लगन या अनुलगन का प्रयोग करेंगे। अब पूर्व लगन होता क्या है? पूर्व मीन पहले, लगन मीन आने वाला, यानी कि पहले आने वाला, कि कुछ प्रकारात्मक समूह ऐसे हैं उनके लिए कुछ शब्द आएंगे जो पहले आएंगे। एंड अनुलगन, अनु मीन होता है बाद में, अनुलगन मीन जो बाद में आएगा, ठीक है। कुछ प्रकारात्मक समूह के लिए हमारे पास अनुलगन का प्रयोग होगा। पूर्व लगन को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स और अनुलगन को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये है पूर्व लगन और ये है अनुलगन, ठीक है। अब पूर्व लगन जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये कहाँ आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले। आप प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में होगा। और अनुलगन जिसे सेकेंडरी सफिक्स बोल रहे हैं, ये कहाँ आएगा? प्राइमरी सफिक्स के बाद, यानी कि एन, इन, आइन, इनके बाद आएगा, ठीक है। यानी कि कार्बन के परमाणुओं में आप देखेंगे यदि सारे एकलाबंध है तो एन, ए द्विआबंध है तो इन, ए त्रिआबंध है तो आइन, और ये जो हमारे पास अनुलगन है ये एन, इन, आइन उनके बाद आएगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकारात्मक समूह के लिए कौन सा पूर्व लगन और कौन सा अनुलगन प्रयोग में आना है। यहां एक सारणी करा रहा हूं। प्रकारात्मक समूह आप देख रहे हैं, पहला है FCl-Br-I। F प्रकारात्मक समूह के लिए हमें यूज करना है फ्लोरो। क्या बोलना है उसे? फ्लोरो। Cl के लिए क्लोरो, ठीक है। F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो। इन चारों के लिए हमें क्या करना है? पूर्व लगन का प्रयोग करना है। यानी कि ये कहाँ आएंगे? पूर्व लगन कहाँ आएगा? इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये कहाँ आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले। अब क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स? इसे नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब अगले हैं OH फंक्शन ग्रुप है, यानी कि OH प्रकारात्मक समूह है। इसके लिए हमें क्या यूज करना है? ओल। OH के लिए क्या आना है हमारे पास? देखिएगा, OH यदि प्रकारात्मक समूह है उसके लिए ओल वर्ड, CHO इसके लिए अल, CO इसके लिए ओन, और इसी तरह से हमारे पास यदि देखेंगे COH है, इसके लिए ओइक अम्ल। इन चारों के लिए क्या होगा हमारे पास? अनुलगन का प्रयोग। और अनुलगन कहाँ आएगा? एन, इन, आइन, यानी कि प्राइमरी सफिक्स के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, ये सभी होंगे पूर्व लगन। उसके अलावा हमारे पास प्रकारात्मक समूह जो हैं F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, ये सभी पूर्व लगन हैं। प्रकारात्मक समूह की बात करूं, OH को हम बोलते हैं ओल, OH के लिए ओल, CHO प्रकारात्मक समूह के लिए अल, CO के लिए ओन, COH के लिए ओइक अम्ल, ये सभी क्या है? अनुलगन है। ये सभी क्या है? अनुलगन है। अब हम बात करके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिकों में यदि पहला और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हो,
मान लो हमने देखा कि हमारे पास कार्बन परमाणु की 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और हमें देखना है यदि पहला और अंतिम यानी कि पहला और छठा कार्बन आपस में जुड़े हैं और एक वलयाकार संरचना पाई जा रही है, यानी कि पहला और छठा जुड़कर उन्होंने एक वलयाकार संरचना जिसे हम बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, तो उस कार्बनिक यौगिक के नाम में साइक्लो शब्द प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होगा। अब ये जो साइक्लो शब्द है लगभग सभी जगह प्रयोग नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में आएगा जब हमारे पास कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला में पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हों और उन्होंने एक वलयाकार संरचना बना रखी हो, तब प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा, बाकी 4 पार्ट्स ही आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो बात आ रही है कि प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कब आना है और कब नहीं आना है, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि पहला और अंतिम कार्बन परमाणु यदि आपस में जुड़े होंगे, उन्होंने एक वलयाकार संरचना बना रखी है, तो साइक्लो वर्ड आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में, और यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर उस केस में कोई साइक्लो शब्द नहीं आएगा। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अंत में अब हमने जब उसके ये 5 पार्ट निकाल लिए, सबसे पहले वर्ड रूट निकाल लिया, कार्बन परमाणु की संख्या, उसके बाद हमने प्राइमरी सफिक्स निकाल लिया, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, इन, आइन। उसके बाद हमने देख लिया कि पहला और लास्ट कार्बन यदि हमारे पास श्रृंखला का जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे पूर्व लगन है या अनुलग्न है, यानी कि प्रकारात्मक समूह क्या है। यदि वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो पूर्व लगन आएगा, और बाकी सभी प्रकारात्मक समूह के लिए हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स जिसे अनुलग्न बोलते हैं वो आएगा। जब हम ये सभी पार्ट्स निकाल लेंगे, ये सभी पार्ट्स हम रफ में निकाल लेंगे, तब किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम किस ढंग से होगा, हमें ये सभी पार्ट्स इस सीक्वेंस के हिसाब से जोड़ने हैं। अब ये देखिएगा, अंत में दिए गए कार्बनिक यौगिक का नाम निम्न क्रम के अनुसार बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, सेंटर में हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन कार्बन के कुल परमाणु कितने हैं वो सेंटर में आएगा। 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन के परमाणु आपस में किस आबंध से जुड़े हैं। यदि वो एकल से जुड़े हैं तो एन, द्वि से जुड़े हैं तो इन, द्विआबंध यदि एक बार पाया जा रहा है और त्रिआबंध पाया जा रहा है तो आइन, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम ये देखेंगे सबसे पहले कार्बन परमाणु की श्रृंखला, उसके बाद एन, उसके बाद हम ये देखेंगे जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है उसमें क्या पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा। यदि पहला अंतिम कार्बन जुड़ा तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, और यदि नहीं जुड़ा हो तो नहीं आएगा। इसके लिए ऑप्शन है कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऑप्शन का मतलब ये बहुत कम यौगिक होते हैं जिसमें ये परिस्थिति पाई जाती है, इसलिए इसका चांस बहुत कम है, जिसके मैं बार बार डाउट को लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रकारात्मक समूह। प्रकारात्मक समूह कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रकारात्मक समूह यदि पूर्व लगन है तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम में सबसे पहले यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले, और यदि वो अनुलग्न है तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा और वो नाम में सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से हमारे पास हमें किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम बनाना है, आईयूपीएसी नाम बनाना है। सबसे पहले सेंटर में वर्ड रूट, सबसे पहले सेंटर में वर्ड रूट आप देख सकते हैं, सेंटर में वर्ड रूट। उसके बाद राइट साइड में प्राइमरी सफिक्स, लेफ्ट साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये दोनों जो है जैसे मैं डॉट दिखा रहा हूँ ये सभी क्या हैं, प्रकारात्मक समूह। पूर्व लगन है तो ये आएगा, ये वाला चीज़ पूर्व लगन के लिए, और यदि अनुलग्न है तो ये आएगा। दोनों में से जो भी प्रकारात्मक समूह है उसके लिए आ जाएगा, और दूसरे की बजाय वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम बनेगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बनाने के कुछ उदाहरण करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज के टॉपिक में, आज के अपने वीडियो में प्रकारात्मक समूह के बारे में, समझाते श्रेणी के बारे में और कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बनाने के जो चरण हैं उनके बारे में बताया, वो सभी अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चे, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्ला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।